हाँ, टाइप टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी के बारे में डिस्कस किया था लास्ट क्लास। ठीक है, तो उसके आगे बढ़ते हैं। तो एक बार मैं छोटा सा रिकैप दे रहा हूँ। लास्ट क्लास में देखा था कि जो एक्टिव इम्यूनिटी होती है, इसमें हमारी बॉडी खुद का एंटीबॉडी बनाती है। अगर अपनी बॉडी खुद का एंटीबॉडी बना रही है, अगर अपनी बॉडी खुद का एंटीबॉडी बना रही है तो उसको क्या बोलेंगे? तो उसको बोलेंगे एक्टिव इम्यूनिटी। बट अगर हमारी बॉडी खुद का एंटीबॉडी नहीं बना पा रही, इन दैट केस वी नीड सम प्री फॉर्म और रेडीमेड एंटीबॉडीज। ठीक, एंड दीज एंटीबॉडीज आर एडमिनिस्टर्ड इनटू आवर बॉडी, और वो इमरजेंसी के टाइम पर यूज किया जाता है। ऐसा नहीं है कि इसमें अपने पास बहुत टाइम है। ठीक है, तो अगर इंसान को सरवाइव करना है तो उसको जल्दी जल्दी बना बनाया एंटीबॉडीज सप्लाई करना पड़ेगा, और इसलिए पैसिव इम्यूनिटी में प्री फॉर्म या रेडीमेड एंटीबॉडीज सप्लाई की जाती है, एडमिनिस्टर की जाती है पेशेंट की बॉडी के अंदर। ठीक है, एक्टिव इम्यूनिटी में ऐसा नहीं होता, बॉडी के पास सफिशिएंट टाइम होता है एंड बॉडी अपना एंटीबॉडी खुद बनाती है। एक पीछे कुछ कुछ एग्जांपल्स हम लोग लास्ट क्लास ऑलरेडी देख चुके हैं। अब इम्यूनाइजेशन क्या है? तो इम्यूनाइजेशन वो प्रोसेस है जिसके थ्रू एक पर्सन को इम्यूनिटी मिलती है। ठीक है, द प्रोसेस बाय विच अ पर्सन एक्वायर्स इम्यूनिटी इज कॉल्ड इम्यूनाइजेशन। नाउ इम्यूनाइजेशन में दो प्रकार का इम्यूनाइजेशन है। फर्स्ट इज नेचुरल एंड सेकेंड इज आर्टिफिशियल। ठीक है, तो हो सकता है कि यहाँ पर जो केस है नेचुरल हो, लाइक अगर किसी पेशेंट को मान लो कोई बीमारी हुई है, सपोज उसको चिकन पॉक्स हुआ। ठीक है, तो चिकन पॉक्स हो गया, उसके बाद ही और शी बिकम्स इम्यून टू चिकन पॉक्स। अगर ऐसा केस हो रहा है, मान लो धीरे धीरे करके ऐसा होता है, तो एक बार अगर मान लो किसी कोई वायरल इन्फेक्शन या कोई भी इन्फेक्शन हुआ है जिसके बाद उस पर्सन की बॉडी इम्यून हो गई है, ठीक है, तो देन उसको बोलते हैं नेचुरल। बट अगर अगर बाहर से कोई बना बनाया एंटीबॉडीज, और बाहर से अगर हम लैब में बनाया हुआ एंटीजन को एडमिनिस्टर करते हैं, एग्जांपल पोलियो वायरस जो है। ठीक है, तो पोलियो वायरस हमने लैब में उसको मॉडिफाई किया, एक्चुअली बनाया तो नहीं बोलेंगे, बट इस मॉडिफाई किया, उसको एटेन्यूएट कर दिया। एटेन्यूएट करने का मतलब होता है कि हमने उसकी पैथोजेनिसिटी को खत्म कर दिया है। ठीक है, अब वो पैथोजन के रूप में काम नहीं कर पाएगा, बिकॉज अब वो डिजीज नहीं कर पाएगा। तो इसलिए ऐसे वायरस को जब हम लोग किसी पेशेंट की बॉडी में इंजेक्ट करते हैं, तो या फिर अगर ओरली भी दिया जाता है बॉडी के अंदर वो आता है, इन दैट केस पेशेंट की बॉडी क्या करती है, उस वायरस के स्ट्रक्चर को देखकर एंटीबॉडीज बनाना स्टार्ट करती है। ठीक है, इसमें टाइम तो लगेगा, बट ये जो वायरस आया है वो नॉन पैथोजेनिक है, अब वो इन्फेक्शन नहीं कर पाएगा। दैट्स वाई पेशेंट सेफ है। ठीक है, अब अगर उसको जिंदा वायरस दिया जा रहा है, मतलब वो बस पैथोजेनिसिटी शो नहीं करा, अदरवाइज बाकी सारे काम वो कर सकता है। ठीक है, ऐसे बैक्टीरिया के केस में भी आप बोल सकते हैं। ठीक, बैक्टीरिया को भी एडमिनिस्टर कर सकते हैं। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। And since artificial immunity is attained by the help of vaccines, we also call artificial immunity as वैक्सीन या वैक्सीनेशन। ठीक है, तो ऐसे वैक्सीनेशन का टॉपिक यहाँ पर अपने पास नेक्स्ट है। आर्टिफिशियल इम्यूनाइजेशन इज ऑल्सो कॉल्ड वैक्सीनेशन, वही है। तो अगर हम आर्टिफिशियली किसी को इम्यूनाइज कर रहे हैं, देन दैट प्रोसेस इज कॉल्ड वैक्सीनेशन। यहाँ पर हम लोग वैक्सीन का यूज करते हैं। ठीक है, वही लिखा है कि वैक्सीन आर यूज टू प्रोवाइड इम्यूनिटी। वैक्सीन में कंटेन, वैक्सीन के अंदर हो सकता है एंटीजन हो, और हो सकता है कि एंटीबॉडी है। ठीक है, तो देखो एक्टिव इम्यूनिटी का मतलब क्या था, जब हमारी बॉडी खुद का एंटीबॉडी बनाए। ठीक है, एंड हमने पढ़ा था कि एंटीबॉडी तभी बनता है जब बाहर से एंटीजन आता है। तो अगर बाहर से एंटीजन आएगा, ठीक है, भले वो पैथोजेनिक हो या नॉन पैथोजेनिक हो, कैसा भी हो, एंटीजन तो एंटीजन है, बाहर से आया है। ठीक है, तो अगर वो हमारी बॉडी में बाहर से आया, देन आवर बॉडी विल रिएक्ट टू इट। रिएक्ट करके हमारी बॉडी क्या करेगी? आवर बॉडी विल प्रोड्यूस सम एंटीबॉडीज टू फाइट दीज एंटीजेंस। ठीक है, और उस कंडीशन में हमारी बॉडी जब एंटी बॉडी बना रही है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं एक्टिव इम्यूनिटी। तो हम यहाँ फॉरेन एंटीजन बाहर से बॉडी के अंदर डाल सकते हैं, इसकी वजह से एक्टिव इम्यूनिटी होगा। ठीक है, एग्जांपल्स यहाँ देखो, स्मॉल बॉक्स वैक्सीन, जैसे एग्जांपल यहाँ देखो, लाइव लिविंग माइक्रो। लिविंग माइक्रो में ब्रैकेट में लिखा इनएक्टिव, ऑल्सो नोन एज एटेन्यूएटेड माइक्रो। ठीक है, तो इट इज इनएक्टिव, या फिर बोल सकते हो कि ये एटेन्यूएटेड है। ठीक, एंड डेड माइक्रो भी यूज कर सकते हो, ऐसा नहीं कि हमेशा लिविंग यूज करें। डेड माइक्रो का एग्जांपल रेबीज, निमोनिया, इसका इस्तेमाल करके भी हम लोग इम्यूनिटी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, इन फॉर्म ऑफ टॉक्सिन्स और वैक्सीन, प्रोटीन्स, इसके फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप के एंटीजेंस कैन बी यूज्ड।
ओके। सो यहाँ पर अपने पास कितने टाइप्स के एंटीजन दिख रहे हैं आपको, दिख रहे हैं? तो यहाँ पर अपने पास देखो 3 टाइप के आपको दिख रहे हैं, है ना? एक हो सकता है लिविंग, ठीक, एक हो सकता है डेड, और एक कुछ टॉक्सिन के फॉर्म में। टॉक्सिन कुछ सिक्रीशंस होता है जो जहरीला होता है बोल सकते हो, या फिर टॉक्सिक होता है, ठीक है, नुकसानदायक होता है, ठीक है, प्रोटीन्स भी हो सकता है। तो ये इस फॉर्म में भी यूज करते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल देखो, टॉक्सिन के एग्जांपल का, वैक्सीन का एग्जांपल है डिप्थीरिया वैक्सीन, ठीक है, डिप्थीरिया स्पेलिंग, डिप्थीरिया वैक्सीन। अच्छा, ये सारी जो एक्स्ट्रा यहाँ पर है ना, लिविंग का कौन सा, ये सब एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है इतने डिटेल्स में, तो आप चाहें तो याद कर लो, बेटर होगा। किस लिविंग वाले का एग्जांपल ये रहा। पोलियो वैक्सीन भी ले सकते हो, पोलियो वैक्सीन, इसको ओरल पोलियो वैक्सीन बोलते हैं। पहले ये इसको हम लोग इंजेक्शन के रूप में भी एडमिनिस्टर करते थे, अभी आजकल ये इंजेक्शन यूज नहीं होता है, आजकल ओरल वाला होता है, 2 प्रकार का होता था। अब वो सब नहीं पढ़ना वैसे, फिलहाल ओरल पोलियो वैक्सीन सफिशिएंट है। आगे बढ़ जाओ। अब अगर मैं वैक्सीन में एंटीबॉडीज का इस्तेमाल करूं, ठीक है, तो ये क्या है, एक प्रकार का पैसिव इम्यूनिटी है, बिकॉज एंटीबॉडीज प्री फॉर्म्ड है, ठीक है। जैसे टेटनस वैक्सीन है, टेटनस वैक्सीन 2 टाइप्स का हो सकता है। जैसे यहाँ पर जो अपने पास एनसीईआरटी में एग्जाम्पल है वो पैसिव वाला ही है, एक्टिव का भी होता है आजकल आता है, ठीक है। बट अपने को अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी चलना, तो टेटनस वैक्सीन कैसा है, पैसिव के तौर पर। एंटी स्नेक वेनम जो यूज होता है, जो पर्टिकुलर स्नेक के लिए उसका एंटीडोट होता है, ठीक है। हर स्नेक का अलग अलग एंटीडोट होता है, तो जहर को काटने वाला, ऐसा कुछ है। तो एंटी स्नेक वेनम भी पैसिव का मतलब पैसिव इम्यूनिटी का एग्जाम्पल। तो याद रखेंगे, बिकॉज जहाँ पे टाइम नहीं मिल रहा है ना, हमको पैसिव यूज करने से याद कर लेंगे, और जहाँ टाइम है अपने पास वहाँ एक्टिव। तो लास्ट क्लास काफी चीज हम लोग पढ़े थे। चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक्टिव और पैसिव में एक फटाफट डिफरेंस देख लेते हैं। तो एक्टिव इम्यूनिटी देखो, फिर से वही बात है, एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस बाय आवर ओन बॉडी, प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज आर डायरेक्टली इवन टू पर्सन। तो इसमें प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज है, इसमें एंटीबॉडीज खुद का है, ठीक है। एक्टिव इम्यूनिटी स्लो एक्शन का होता है, धीरे धीरे काम करता है, जबकि पैसिव इम्यूनिटी फास्टर होता है, ठीक है। एक्टिव इम्यूनिटी जो होता है प्रेजेंट इन बॉडी फॉर लॉन्गर टाइम, धीरे धीरे काम करता है, बट इफेक्टिवनेस इसका लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए। इसका उल्टा होता है, यहाँ पर देखो शॉर्ट पीरियड के लिए काम करता है, ठीक है। फट से काम करेगा, बट इसकी इफेक्टिवनेस कुछ समय के लिए रहेगी, उसके बाद आपको दोबारा से, अगर मान लो किसी इंसान को सांप काटा है, तो एक बार वो वैक्सीन लिया, उसके बाद कुछ दिनों के बाद फिर से अगर वो सांप काट लिया, तो उसको दोबारा वैक्सीन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके पास एंटीबॉडीज खुद की नहीं है ना, प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज, बाहर से आई थी एंटीबॉडीज, वो यूज हो गई, कुछ समय के बाद वो एंटीबॉडी खत्म हो जाएगी बॉडी के अंदर, वो डेड कर जाएगी एंटीबॉडीज, ठीक है। या फिर टॉक्सिन जो एंटी वेनम था, टॉक्सिसिटी को खत्म करने का जो एंटी वेनम था, उसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा, तो अगेन उसको दोबारा से लेना पड़ेगा, ठीक है। तो यही है, शॉर्ट पीरियड के लिए ये वायबल होता है, या फिर यूज कर सकते हो आप इसको, ठीक। ऐसे ही यहाँ देखिए, पोलियो वैक्सीन और कोविड वैक्सीन का एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। क्लासिक पहले को तो देख चुके ऑलरेडी, टेटनस एंड एंटी स्नेक, ठीक है। चलो आगे बढ़ा दे, ये सब है सिंपल सिंपल। अब देखो, नोट में रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन है, इसको एनसीईआरटी ने इनडायरेक्टली लिखा हुआ है, जैसे मैं बताता हूँ क्या, देखो, व्हेन सम पार्ट ऑफ डीएनए, मतलब पूरा वैक्सीन मतलब यूज नहीं कर रहे हो, तो पूरा आप ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, पूरा वायरस या फिर बैक्टीरिया, इसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, यू आर यूजिंग सम, जस्ट सम पार्ट ऑफ डीएनए और प्रोटीन ऑफ एन एंटीजन, पूरा कंप्लीट वायरस इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो कुछ डीएनए का थोड़ा सा पार्ट या फिर प्रोटीन का थोड़ा पार्ट यूज कर रहे हैं, ठीक है। इज टेकन आउट एंड ग्रोन इनसाइड सेल्स ऑफ ईस्ट, उसको बाहर निकालते हैं और ईस्ट के अंदर उसको ग्रो करते हैं। तो जब रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पढ़ोगे ना, बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर है, तो वहां पर तुमको ये डिटेल्स में मिलेगा कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या होता है, वहां पर हम किस तरह से डीएनए को आइसोलेट करके एक दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर ग्रो करवाते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए याद कर लो, हम पढ़ेंगे इसको आगे चलकर बायोटेक्नोलॉजी में, बायोटेक में कि कैसे किसी फॉरेन डीएनए को हम लोग एक दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर, लाइक बैक्टीरिया या ईस्ट, किसी के अंदर भी ग्रो करा सकते हैं, सब बायोटेक में। हो सकता है सर पढ़ाएं, या फिर हो सकता है मैं पढ़ाऊँ, देखो कौन पढ़ाता है, सारी शायद पढ़ाएंगे, तो वहां पर ये तुमको मिलेगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल तुमको मिल सकता है यहाँ पर। एग्जाम्पल देखो, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, एच, याद कर देना, HBV, ठीक है, रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन का एग्जाम्पल है, ठीक। यहाँ पर डीएनए का कुछ पार्ट यूज किया जा रहा है और ईस्ट में ग्रो किया जा रहा है, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ से कोई डाउट है तो बोलना। तो नेक्स्ट आगे बढ़ता हूँ मैं, एलर्जी पर। एलर्जी क्या होता है, तो एलर्जी क्या है, देखो, इट इज द एक्स्ट्रा रेस्पॉन्स गिवन टू द बॉडी अगेंस्ट सम फॉरेन केमिकल्स। तो एग्जैजरेटेड रेस्पॉन्स बोल सकते हैं, एक्स्ट्रा रेस्पॉन्स मतलब जितना जरूरत है उससे कहीं अधिक रेस्पॉन्स, अगर हमारी बॉडी किसी पर्टिकुलर एंटीजन के खिलाफ दे रही है। मान लो कोई एंटीजन मेरी बॉडी में एंटर किया,
ठीक है। एंड वो एंटीजन उतना हार्मफुल नहीं है, बट मेरी बॉडी उसको बढ़ा चढ़ा कर उसके खिलाफ रेस्पॉन्स दे रही है। बॉडी ऐसा सिम्टम्स दिखा रहा है, लग रहा है कि अब इस इंसान मर जाएगा। ठीक है, इतना ज्यादा ओवर रेटेड सिम्टम्स दे रहा है। ठीक है, तो वही एक्स्ट्रा रेस्पॉन्स जो हमारी बॉडी शो करती है टुवर्ड्स सम पर्टिकुलर एंटीजेंस। ठीक है, ये फॉरेन केमिकल्स और सब्सटेंस लाइक माइट्स, पोलन, एनिमल डैंडर। एनिमल डैंडर क्या होता है? एनिमल डैंडर मतलब जो एनिमल होता है उसकी डेड स्किन होती है ना, जैसे हमारा डैंड्रफ होता है स्कैल्प में, जो डेड स्किन होती है वो डैंड्रफ बनाता है। वैसे ही एनिमल की जो डेड स्किन होती है, जैसे डॉग हो गया, कैट हो गई, तो इनके डेड स्किन उसके फर से निकलकर हवा में उड़ते रहते हैं। तो अगर किसी के घर में पेट है तो उसके पास मतलब उसने वो फील किया होगा, उसको एक्सपीरियंस होगा इस चीज का। तो एनिमल डंडर का बेसिकली मतलब होता है कि एनिमल की डेड स्किन, जो एनिमल के स्किन पर या उसके फर पर पाई जाती है, एंड जहाँ भी एनिमल प्रेजेंट होता है उसके आसपास की हवा में वो डेड स्किन उड़ रहा होता है। ठीक है, एंड अगर वो डेड स्किन हमारे आईज में या हमारे नोज के थ्रू हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में एंटर किया, तो एंटर करने के बाद फिर हमारी बॉडी को ऐसा लगता है कि ये बहुत खतरनाक चीज आ गया है, और हमारी बॉडी एक्स्ट्रा रिस्पॉन्स शो करती है। ठीक है, सो दैट उस एनिमल के डेंटर को मारा जा सके, ऐसा कुछ। तो हालांकि उतना कुछ डरावना नहीं है ये, बट स्टिल हमारी बॉडी एक्स्ट्रा रिस्पॉन्स शो कर रही है। और इसीलिए इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं एक्स्ट्रा रिस्पॉन्स या फिर ओवर रिएक्शन। ठीक है, तो बड़ा चढ़ाकर हमारी बॉडी इसके खिलाफ रिस्पॉन्स शो करती है, उसको एलर्जी कहते हैं। अब कोई कोई लोग ऐसा है, जैसे मान लो कोई बैगन की सब्जी खा लेगा, तो बैगन की सब्जी खाकर उसको एक्स्ट्रा रिस्पॉन्स, स्किन में रैशेस पड़ जाते हैं, खुजली होती है। ठीक है, किसी को एग एग से खुजली होती है, एग खाने के बाद, किसी को चॉकलेट खाने के बाद, किसी को मिल्क पीने के बाद, अलग अलग लोगों को अलग अलग टाइप की एलर्जी। जैसे किसी को पर्टिकुलर कुछ परफ्यूम का स्मेल है, उससे एलर्जी हो सकती है। तो ऐसा कोई मतलब एग खा के कोई मर नहीं जा रहा है, ना ही चॉकलेट खा के कोई मर रहा है ना। तो कोई परफ्यूम की स्मेल से भी कोई किसी का लंग्स खराब नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी उस पर्टिकुलर इंसान की बॉडी किसी पर्टिकुलर केमिकल के खिलाफ एक्स्ट्रा रेस्पॉन्स शो करती है, और ऐसा लगता है कि उसका इम्यून सिस्टम उसको मतलब बचाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि ये एक्स्ट्रा रिस्पॉन्स होता है, उसी को एलर्जी कहते हैं। मतलब एक प्रकार से बॉडी ओवर रिएक्ट कर रही है, दैट इज कॉल्ड एलर्जी। ठीक है, यस, इन सम केसेस ये बॉडी को सेव करने का भी जरिया हो सकता है, बॉडी को सेव करने की कोशिश की जा रही है, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, दैट इज ऑल्सो ट्रू। बट इन द मोस्ट ऑफ द केसेस बॉडी को ये एक तरह से बॉडी का एक पर्टिकुलर केमिकल के खिलाफ एक्स्ट्रा रिस्पॉन्स होता है। ओके, चलो, तो जैसे यहाँ पर जिस केमिकल की वजह से एलर्जी होती है दैट इज कॉल्ड एलर्जेन। ठीक है ना। हमेशा ये ऐसा कोई जरूरी नहीं कि केमिकल ही हो, इट कुड बी एनी सब्सटेंस। ठीक है, तो दीज सब्सटेंसेस आर कॉल्ड एलर्जेंस बिकॉज ये एलर्जी को कॉज करता है, जनरेट करता है, जेन। ठीक है, एलर्जेन। ओके, एंटीबॉडी उसमें कौन सी इन्वॉल्व होती है, याद कर लेंगे, आईजीई। ठीक है, चार प्रकार की एंटीबॉडी होती है, पढ़ चुके हैं, आईजीजी, आईजीए, आईजीएम, आईजीई। ठीक है, तो इसमें ई वाला जो है वो इन्वॉल्व होता है। सिम्टम्स क्या है? तो सिम्टम्स में देख लो, सबसे फर्स्ट है कि नाक से पानी निकलता है बहुत तेज, सो बोलते हैं रनिंग नोज। ठीक है, आंखों से भी पानी निकलता है, वाटरी आईज, स्नीजिंग, छींक आती है, खांसी होती है। ठीक है, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, ये सब एक कॉमन कुछ सिम्टम्स है। इसके अलावा स्किन पर रैशेस पड़ना, या हल्का फीवर आना, भूख नहीं लगना, एंग्जाइटी होना। ठीक है, पर्सपिरेशन यानी पसीने होना। ठीक है, ये सब भी कुछ एक्स्ट्रा सिम्टम्स भी हैं इसके अलावा। ठीक है, इचिंग होना भी हो सकता है। ये सब एलर्जी के एक्स्ट्रा सिम्टम्स। आगे बढ़ जाओ, देखो कॉज ऑफ एलर्जी ड्यू टू रिलीज ऑफ हिस्टामिन, सेरोटोनिन। देखो यहाँ पर क्या होता है कि तुम शायद क्लास 11 में पढ़े होगे मास्ट सेल और बेसोफिल के बारे में। ठीक है, तो इस चैप्टर में भी है, वही आ गया है। तो क्या होता है कि बेसोफिल और मास्ट सेल से कुछ केमिकल्स निकलते हैं, जैसे कि हिस्टामिन और सेरोटोनिन। इसके अलावा एक और निकलता है हेपेरिन, बट हेपेरिन यहाँ पे काम का नहीं है, तो अपने को हिस्टामिन और सेरोटोनिन पढ़ना है। तो हिस्टामिन और सेरोटोनिन के फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। तो हिस्टामिन इज अ वैसोडाइलेटर। नाउ वैसोडाइलेटर मींस अगर कोई ब्लड वेसल, ये ब्लड वेसल है, एंड लेट्स सपोज इसका डायमीटर इतना है बस, इसकी डायमीटर इतनी है। जब हिस्टामिन सीक्रेट होगा, सिंस हिस्टामिन इज अ वैसोडाइलेटर, ये क्या करेगा, इसके डायमीटर को बढ़ा देगा। तो दिस ब्लड वेसल विल नाउ लुक लाइक दिस। तो इसका डायमीटर आप देखो, ये और बड़ा हो गया। ठीक है, तो ये वैसोडाइलेटर का काम। वैसो माने वेसल, डाइलेटर मतलब जो इंक्रीज कर दे, डायमीटर बढ़ा दे, इंक्रीज कर दे इसकी वॉल्यूम को। इसके थ्रू वॉल्यूम ऑफ ब्लड जो होगा, या कोई ब्लड तो नहीं, यहाँ से कोई भी चीज जो सीक्रेट होगी उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये लिखा है इंक्रीजेस द डायमीटर ऑफ वेसल्स सो मोर म्यूकस इज रिलीज। तो बेसिकली यहाँ पे नाक के अंदर जो यहाँ पर डक्ट्स होते हैं, ठीक है, जो डक्ट्स तो नहीं, ट्यूब्यूल्स होते हैं। ठीक है,
तो वहां से उनका सिक्रीशन बढ़ा देता है कि डायमीटर बढ़ जाएगा तो सिक्रीशन भी बढ़ेगा, एज ए रिजल्ट नाक से पानी आना तेजी से स्टार्ट हो जाएगा, म्यूकस स्टार्ट हो जाएगा। लार्ज अमाउंट ऑफ म्यूकस could be secreted in a very short period of time because vasodilate हो चुका है, vasodilate है। ठीक है। सेरोटोनिन एक्चुअली में उल्टा काम करता है, ये वैसो कंस्ट्रिक्टर होता है। तो कहीं कहीं पर प्रेशर बढ़ाने के लिए वैसो कंस्ट्रिक्टर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो मान लो कि क्या हो, कहीं पर हम लोग इसके डायमीटर को पतला कर दें और पतला कर, तो पतला कर देंगे तो क्या होगा, प्रेशर बढ़ जाएगा, है ना, एरिया कम हो गया ना। जब एरिया डिक्रीज करेगा तो प्रेशर विल इंक्रीज। ठीक है, एंड प्रेशर जब इंक्रीज करेगा तो वही ज्यादा फोर्स के साथ कोई चीज निकलेगा। ये सब तो वैसा कंस्ट्रक्शन यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। आई होप ये ओके है। चलो ठीक है, तो आगे बढ़ा जाए। कोई डाउट होगा तो बोलना। तो इसके बाद देखो ट्रीटमेंट क्या है एलर्जी का। तो डॉक्टर गिव स्मॉल डोज ऑफ पॉसिबल एलर्जी। तो मान लो कि तो किसी को एलर्जी है, वो डॉक्टर के पास गया है, अब कॉज पता करने के लिए कि किस चीज से एलर्जी है, डॉक्टर के पास कुछ सैंपल होता है। वो क्या करता है कि थोड़ा थोड़ा करके पेशेंट को हल्का हल्का डोज देता है एलर्जेन का। एलर्जेन के खिलाफ अगर वो पेशेंट रेस्पॉन्ड करेगा, मान लो छींकने लगा, या फिर उसके फिर से म्यूकस कर बहना स्टार्ट हो गया, आंखों से पानी आने लगे, ठीक है, तो डॉक्टर पहचान जाता है अच्छा ये इस पर्टिकुलर केमिकल के खिलाफ ही एलर्जिक है। ठीक है, एंड देन उसको उसकी प्रॉपर दवा दी जाती है, मेडिसिन दी जाती है। ठीक है, तो पहले डॉक्टर चेक करता है स्मॉल डोज देकर, ताकि पेशेंट का वो कौन सा एलर्जी है वो पता लगाया जा सके। प्रकार का डायग्नोस्टिक टेस्ट कर सकते हैं, तो होते हैं बहुत सारे। तो यही था इसका ट्रीटमेंट। फिर उसमें ड्रग्स तो आपको नहीं पढ़ने की कौन कौन से ड्रग्स से एलर्जी ठीक होती है। ठीक है, बस इसमें देखो आगे बढ़ जाओ, ऑटोमेटिक नहीं पढ़ना है, कंटिन्यू नहीं पढ़ना है, छोड़िए। आगे बढ़ जाओ, ऑटो इम्यूनिटी की बात करो। जैसे अपन पढ़ना पढ़ना तो है थोड़ा सा, लेकिन तो मैं बता ही देता हूँ, लास्ट में ड्रग्स के साथ बताते हैं। ठीक है चलिए, जैसे कि मान लो अगर हिस्टामीन की वजह से, मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। हिस्टामीन की वजह से अगर मान लो किसी को एलर्जी है, तो अगर किसी को हिस्टामीन की वजह से एलर्जी है तो उसको एंटी हिस्टामीन दिया जाता है। अगर किसी को स्टेरॉइड्स की वजह से एलर्जी है तो उसको एंटी स्टेरॉइड्स देते हैं। तो जैसी एलर्जी उसके उसके एंटी कुछ ड्रग्स होते हैं वो देते हैं। अगर सेरोटोनिन की वजह से तो एंटी सेरोटोनिन भी दे सकते हैं। ठीक है, जिस टाइप का किसी को एलर्जी होता है उसका स्पेसिफिक उसका एंटी वाला हम लोग उसको ड्रग्स बनाकर देते हैं। ड्रग्स का नाम आपको यहाँ पर नहीं पढ़ना। ड्रग्स का एक सेपरेट टॉपिक भी है, वहां पर भी कुछ चीजें आपको मिलेंगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। आगे देखो, अब नेक्स्ट टॉपिक यहाँ से स्टार्ट है, ऑटो इम्यूनिटी। तो ऑटो इम्यूनिटी क्या है? ऑटो इम्यूनिटी मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल एक बेसिक कंसेप्ट आपको सीख के रखना पड़ेगा। सबसे पहले कि हमारी बॉडी के पास ये एबिलिटी है कि वो डिफरेंशिएट कर सकती है सेल्फ सेल्स एंड नॉन सेल्फ सेल के बीच। सेल्फ सेल का मतलब है, सपोज मेरी बॉडी है तो मैं अपने बॉडी के सेल्स, मेरा जो बॉडी का सेल है, मेरा इम्यून सिस्टम अपने खुद के बॉडी सेल्स को आइडेंटिफाई कर सकता है कौन सा सेल मेरा खुद का है और कौन सा सेल बाहर से आया है। ठीक है, तो अगर मेरी बॉडी ये आइडेंटिफाई कर पा रही है कि कौन सा सेल मेरा खुद का सेल है एंड कौन सा सेल मेरी बॉडी में बाहर से एंटर किया है यानी फॉरेन सेल है, देन सेकेंड स्टेप में एंटीबॉडी हमारी बॉडी क्या करेगी, सेकेंड स्टेप में हमारी बॉडी एंटीबॉडी बनाएगी और बाहर से आए हुए सेल्स को मारना स्टार्ट करेगी। ठीक है, अब जरूरी नहीं है सिर्फ कि एंटीबॉडी से ही मारे, किसी और प्रोसेस से भी बाहर से आए हुए एंटीजन को मारा जा सकता है, जैसे फैगोसाइटोसिस कर सकते हैं, बहुत सारे प्रोसेस हैं। ठीक है, तो मुद्दा ये मतलब ये अपना आपका कंसेप्ट ये होना चाहिए कि हमारी बॉडी इट कैन डिफरेंशिएट बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ सेल्स। ठीक है, कौन सा अपना है कौन सा पराया है, बाहर से कौन सा आया है। और अपने वाले को कुछ नहीं करेंगे, बाहर से जो भी फॉरेन सेल आया है हमारी बॉडी उसको मार डालेगी। ठीक है, और इसी प्रोसेस को ऑटो इम्यूनाइजेशन या फिर ऑटो इम्यूनिटी कहते हैं। ठीक, अब इसमें कुछ बीमारियां हैं। ठीक, जैसे जैसे तो बीमारी के नाम आपको पढ़ने हैं, जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ठीक, स्वेलिंग इन द जॉइंट्स, एक बीमारी ये है। ठीक, ऐसे ही मायस्थेनिया ग्राविस एक न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर है, जिसमें क्या होता है कि जो न्यूरॉन्स के थ्रू मसल्स में सिग्नल ट्रांसफर होता है वो अब ट्रांसफर नहीं हो पाता। एज अ रिजल्ट मसल्स जो होते हैं वो फटीग हो जाते हैं और लॉन्ग टर्म में जाकर वो पैरालाइज भी कर सकते हैं। ठीक है, मियास्थेनिया ग्रेविस में मसल्स जो होते हैं उनके पास सिग्नल नहीं आ पाता कॉन्ट्रैक्शन का,
एंड इसकी वजह से वो वीक हो जाते हैं और ओवर पीरियड ऑफ टाइम वो फिर काम करना बंद कर देते हैं। बस याद रखो ना, उसे इसके डिटेल्स नहीं पढ़ना है आपको, बस याद रखना है ऑटोइम्यूनिटी की कौन कौन सी बीमारियां हैं। ऐसी हाशिमोटो डिजीज भी एक बीमारी है। तो थायराइड ग्लैंड से जो थायरॉक्सिन हार्मोन है वो डिस्टर्ब हो जाता है, तो मेटाबॉलिज्म कंट्रोल नहीं हो पाता, बॉडी का मेटाबॉलिज्म और बीएमआर डिस्टर्ब हो जाता है, ये सब। ठीक है। और रूमेटॉइड आर्थराइटिस आर्थराइटिस जैसा ही होता है बस इसमें ये ऑटोइम्यून होता है। ये मतलब किसी, जैसे कि एक और आर्थराइटिस होता है उसको बोलते हैं कॉमन आर्थराइटिस। वो एक डिजेनरेटिव डिसऑर्डर होता है। डिजेनरेटिव मतलब होता है कि समय के साथ जो हड्डियां हैं सॉरी, हड्डियां काम करना बंद कर देती है जिसकी वजह से वो बीमारी होती है आर्थराइटिस की। यहाँ पर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है ना, मतलब हमारा इम्यून सिस्टम ही क्या करता है कि हमारे हड्डियों के सेल्स को डिस्ट्रॉय करता है। इसकी वजह से ये स्वेलिंग हो जाती है जॉइंट्स में, एंड फ्री मूवमेंट जॉइंट के अक्रॉस नहीं हो पाता है। एज रिजल्ट इंसान को मूव करने में, हाथ पैर चलाने में बड़ी दिक्कत होती है। तो ये ऑटो इम्यूनिटी के कुछ एग्जाम्पल्स थे, इसका ही परिचय हो गया। ठीक है, यहाँ से कोई डाउट है किसी को? बताओ। ठीक है, चलो ठीक, तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो इम्यून सिस्टम ऑफ आवर बॉडी की बात करते हैं। नेक्स्ट फ्रेश टॉपिक है इम्यून सिस्टम ऑफ। सबसे पहले हमारे इम्यून सिस्टम को हम लोग चार पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। फर्स्ट है लिम्फॉइड ऑर्गन्स, ओके। सेकंड है लिम्फॉइड टिश्यू, थर्ड है लिम्फॉइड सेल, एंड द लास्ट वन इज एंटी। इस तरह से चार है, नाम याद कर लेना है। हाँ, लिम्फॉइड ऑर्गन्स को अपन को डिटेल में पढ़ना है। जैसे फर्स्ट प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन। प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन में दो एग्जांपल है, बोन मैरो एंड थाइमस। बोन मैरो एंड थाइमस। तो बोन मैरो थाइमस को प्राइमरी क्यों बोलते हैं? तो इसका कुछ कारण है, बताते हैं आपको कुछ देर बाद, नीचे भी मिलेगा आपको। पहले एग्जांपल देखो, ठीक है। देखो सेकेंडरी के एग्जांपल पांच है। स्प्लीन, लिम्फ नोड्स, टॉन्सिल्स, पेयर्स पैचेस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ये क्या है स्मॉल इंटेस्टाइन? ये नाम पहले याद करो, फिर किसको प्राइमरी बोलते हैं किसको सेकेंडरी बोलते हैं वो देखेंगे। और अपेंडिक्स। ठीक है, ये हो गया पांच एग्जाम्पल यहाँ से। अब यहाँ से स्टार्ट है, देखो लिम्फॉइड ऑर्गन्स। तो लिम्फॉइड ऑर्गन ये रहा। लिम्फॉइड ऑर्गन दो टाइप्स का, एक है प्राइमरी, सेकेंड, दूसरा है सेकेंडरी। ठीक है। अब प्राइमरी को प्राइमरी इसलिए बोलते हैं बिकॉज इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन एंड मैच्योरेशन यानी प्रोलिफरेशन यानी ग्रोथ एंड सेल डिविजन ऑफ लिम्फोसाइट्स। देखो लिम्फोसाइट्स क्या होता है? लिम्फोसाइट्स कुछ स्पेशल सेल्स होते हैं जो लिम्फ के अंदर पाए जाते हैं। इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन डब्ल्यूबीसी। ठीक है, लिम्फ के अंदर भी है, डब्ल्यूबीसी के अंदर भी है लिम्फोसाइट्स। हाँ, लिम्फोसाइट जो है वो क्या करता है, वो उसका फॉर्मेशन होता है बोन मैरो। याद रखना, लिम्फोसाइट्स आर ऑलवेज फॉर्म्ड इन बोन मैरो, बट मैच्योरेशन के लिए इट कैन मूव इनटू थाइमस। ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, मान लो सपोज करो कि मैं दो लोगों को ले रहा हूँ, एक है मिस्टर एक्स और एक है मिस्टर वाई। ठीक है। मिस्टर एक्स का जो जन्म है, बाई बर्थ, मान लो वो कोलकाता में उसका कोलकाता में उसका जन्म हुआ। ठीक है। मिस्टर वाई का भी कोलकाता में जन्म हुआ। लेकिन जो एजुकेशन है, एजुकेशन की बात करें मतलब उसका डेवलपमेंट, मिस्टर एक्स का डेवलपमेंट मान लो हो गया कोटा में। कोटा नहीं लिखते, ठीक है, दोनों के से हो गया। ये फॉर कोलकाता, बी फॉर कोटा। चलो इसको दिल्ली भेज देते हैं, ठीक है। ये दिल्ली चला गया। और मिस्टर वाई था, उसका जन्म भी कोलकाता में हुआ था और उसका एजुकेशन भी कोलकाता में ही हुआ। ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं बोलूँ कि फॉर्मेशन कहाँ हुआ मिस्टर एक्स का, बर्थ कहाँ हुआ है, कोलकाता में हुआ, बट उसका एजुकेशन यानी डेवलपमेंट या मैचुरेशन हुआ है दिल्ली में। ठीक है, तो ऐसे मिस्टर एक्स को हम बोल देंगे डी मिस्टर एक्स। ठीक है, या मैं बोल दूंगा डी, डी बोल दूंगा। डी नाम कहाँ से आया? डी नाम है दिल्ली के फर्स्ट वर्ड्स। तो दिल्ली का फर्स्ट वर्ड इसलिए लिया गया क्योंकि इसका एजुकेशन, इसकी पहचान दिल्ली से है। ठीक है। और इसका एजुकेशन कोलकाता से ही है, तो इसको बोल देंगे के। मिस्टर वाई कैसा है? के है। और मिस्टर एक्स कैसा है? डी है। क्यों? क्योंकि इसका एजुकेशन या उसका मेचुरेशन या उसका डेवलपमेंट दिल्ली में हुआ। ऐसे ही अगर मैं बोल रहा हूँ कि कोई लिम्फोसाइट बी लिम्फोसाइट, देखो जन्म तो उसका बोन बोन मैरो में होगा। ठीक है। एंड उसका डेवलपमेंट भी बोन मैरो में ही होगा। तो अगर मैं इस आधार पर इस चीज की को ही मैं ऐसे लिखूं कि अगर मेरे पास बी लिम्फोसाइट है और टी लिम्फोसाइट है, ठीक है, तो बी लिम्फोसाइट का फॉर्मेशन या प्रोडक्शन कहाँ पर हो रहा है?
तो बी लिम्फोसाइट का प्रोडक्शन हो रहा है बोन मैरो, ठीक है, बोन मैरो में नीचे लिखा होगा सर। टी लिम्फोसाइट का भी जन्म यानी फॉर्मेशन बोन मैरो में ही हो रहा है, बट यस इसका मैच्योरेशन जो हो रहा है, तो मैं मैट लिख रहा हूँ मैच्योरेशन, इसका मैचुरेशन थाइमस में हो रहा है, इसीलिए थाइमस का टी लिखा गया है यहाँ पर, समझे। लेकिन बोन मैरो में ही बी लिम्फोसाइट का मैचुरेशन होता है, इसीलिए इसीलिए बोन मैरो के सामने बी लिखा, मतलब जिस सेल का मैचुरेशन जहां पे होता है उसी का पहला अक्षर उसके नाम के आगे लगा देंगे। तो अगर लिम्फोसाइट का मैचुरेशन बोन मैरो में ही हो रहा है, देन ऐसे लिम्फोसाइट को हम बी लिम्फोसाइट कहेंगे। और अगर कोई लिम्फोसाइट का मैचुरेशन थाइमस में हो रहा है, देन इट इज कॉल्ड टी, टी लिम्फोसाइट, टी फॉर टाइम्स। तो जहां पर भी किसी का मैचुरेशन हो रहा है उसी का फर्स्ट वर्ड हम यूज करेंगे, ठीक है, नाम के आगे प्रीफिक्स के रूप में। Okay, यही है। तो वो सब नीचे मिलेगा आपको। अभी देखो फिर यहाँ पर देखो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन क्या है, देखो रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरेज। जैसे मैंने बोला कि प्राइमरी का क्या फंक्शन है, प्राइमरी का फंक्शन है फॉर्मेशन एंड मैचुरेशन बोथ, ठीक है। सेकेंडरी का फंक्शन है जस्ट स्टोरेज का। मैचुरेशन हो गया है, उसके बाद उसको स्टोर करना है फॉर फ्यूचर यूज, ठीक है। तो उसके लिए एक पी सॉल्ट करके एक ट्रिक था, सब 5 एग्जाम्पल्स हैं, तो ऊपर आपने 5 नाम पढ़ लिए ना, वही 5 है, ठीक है। 5 नाम क्या पढ़े थे आप, पी सॉल्ट करके याद करो। से पी से पेयर्स पैचेस, सॉल्ट का एस मतलब स्प्लीन, ए से अपेंडिक्स, एल से लिम्फ नोड्स, पी से टॉन्सिल्स। इस तरह से सारे सारे याद नहीं आएंगे, ठीक है, पी सॉल्ट करके लर्न कर लेना है, ठीक है। ये था सेकेंड। अब देखो यहाँ सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स क्या करते हैं, तो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स एक प्रकार से जगह देते हैं, साइड देते हैं फॉर इंटरेक्शन बिटवीन एंटीजन एंड लिम्फोसाइट। जैसे आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत में आते सब लड़ाई करते थे, ठीक है, या महाभारत में कुरुक्षेत्र में लड़ाई हुई थी, ठीक है ना। तो जिस तरह से ये क्या है, कुरुक्षेत्र या पानीपत क्या है, ये हो गया साइड, जगह, ठीक है। यहाँ पर लड़ाई हो रही है, किसके किसके बीच हो रही है, जैसे अलग अलग ओपोनेंट्स के बीच लड़ाई हो रही थी। जैसे यहीं पर यहाँ पर भी सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स के बीच में भी साइट प्रोवाइड किया जाता है। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन क्या करता है, साइट प्रोवाइड करता है, जगह प्रोवाइड करता है। जैसे पानीपत में जगह प्रोवाइड किया ताकि लड़ाई हो सके। फिर किसकी लड़ाई होगी, लड़ाई होगी यहाँ पर एंटीजन और लिम्फोसाइट्स, ठीक है। लिम्फोसाइट बेसिकली एंटीबॉडी बनाएंगे और एंटीबॉडी लड़ेगा, ठीक है। तो एंटीजन एंटीबॉडी का इंटरेक्शन होगा, लड़ाई होगी, ठीक है। तो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन साइट प्रोवाइड करते हैं फॉर द लड़ाई, किसके किसके बीच, एंटीजन और एंटीबॉडी के बीच, ठीक है। अब इस इंटरेक्शन के दौरान एंटीजन और एंटीबॉडी से जो इंटरेक्शन होता है, वही वहां पर एक प्रकार से बोल सकते हो लिम्फोसाइट डिवाइड करता है, ठीक है, और बनाता है नए सेल्स। इसका नाम होता है इफेक्टर सेल्स, मतलब लिम्फोसाइट से ही इफेक्टर सेल्स बनते हैं, एंड दीज इफेक्टर सेल्स जिनसे एंटीबॉडी सिक्रीशन, प्लाज्मा सेल्स ही बनते हैं, उससे एंटीबॉडी बनता है, ठीक है। तो अभी याद कर लो कि ये लिम्फोसाइट से इफेक्टर सेल बनता है, याद करो, ठीक है। तो ये सब था, आगे बढ़ जाओ। अरे एक, अभी मैंने आपको जो समझाया बोन मैरो के बारे में, थाइमस के बारे में, वो यहाँ पर सारा कहानी लिखा हुआ, ठीक है। एक बार देखो फटाफट बोन मैरो क्या लिखा है। तो इट इज अ मेन लिम्फोइड ऑर्गन, ठीक है। हम लोग पढ़ चुके हैं कि बोन मैरो एंड थाइमस दो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स है ना। तो बोन मैरो जो है वो मेन लिम्फोइड ऑर्गन है, इट कंटेन्स बोथ बी एंड टी लिम्फोसाइट्स। इसमें टी लिम्फोसाइट्स भी होता है और टी लिम्फोसाइट भी होता है, दोनों होता है, बिकॉज बोथ आर फॉर्म्ड इन बोन मैरो। लेकिन अभी ये मैच्योर नहीं है, अभी ये मैच्योर होगा। जैसे मैं देखो आगे लिखा है, बट टी लिम्फोसाइट्स मूव आउट फ्रॉम बोन मैरो एंड एंटर इनटू अनदर ऑर्गन, एंटर कर जाएगा तो अनदर ऑर्गन में, इसका नाम थाइमस है, ठीक है। तो जन्म बी का और टी का, दोनों का जन्म कहाँ हो रहा है, बोन मैरो में ही हो रहा है। बी लिम्फोसाइट हो या टी लिम्फोसाइट हो, दोनों का फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इनसाइड बोन मैरो, बट डेवलपमेंट जो हो रहा है ना टी लिम्फोसाइट का, वो बोन मैरो से बाहर हो रहा है दूसरे किसी ऑर्गन में, जिसका नाम है थाइमस। थाइमस का पहला अक्षर निकाल कर ही हमने टी लिखा है, और इसलिए इसको बोलते हैं टी लिम्फोसाइट। आई होप ये बात क्लियर है। टी लिम्फोसाइट क्या है, टी लिम्फोसाइट वो लिम्फोसाइट है जो बोन मैरो से निकलकर थाइमस में चला जाता है फॉर मैच्योरेशन, ठीक है। इसलिए इसका फर्स्ट वर्ड टी है, ठीक है। थाइमस क्या है देखो, थाइमस एक ऑर्गन है जो स्टर्नम के नीचे होता है, ठीक है, और हार्ट के पास में, ठीक है। स्टर्नम क्या होता है, स्टर्नम जैसे हमारा जो रिब केज है, ठीक है, जहां हम टाई, अगर हम टाई पहनेंगे तो टाई के जस्ट नीचे जो हड्डी होगी, ठीक है, हमारे चेस्ट पर टाई के जस्ट नीचे जो हड्डी होगी दैट इज कॉल्ड स्टर्नम, इसलिए इट इज ऑल्सो कॉल्ड टाई बोन, ठीक है।
और इट्स आल्सो कॉल्ड ब्रेस्ट मिल्क। ओके। थाइमस डिक्रीजेस इन साइज आफ्टर बर्थ, ये तुम्हारा क्लास 11th में जो केमिकल कोऑर्डिनेशन चैप्टर है ना, उसमें मिलेगा, हार्मोन वाले चैप्टर। थाइमस डिक्रीजेस इन साइज आफ्टर बर्थ बिकॉज ये मतलब धीरे धीरे साइज छोटा होता है, इम्यूनिटी घटती रहती है। इसी की वजह से क्या होता है कि ओल्ड एज के जो लोग होते हैं उनकी इम्यूनिटी काफी कम होती है एज कम्पेयर टू यंग एज पीपल। ठीक है, बिकॉज थाइमस जो होता है ओल्ड एज में स्मॉल साइज का हो जाता है। तो ये एक ऐसा ऑर्गन है जो एज के साथ साइज में घटता है। ठीक है, ये रिग्रेसिव ग्रोथ शो करता है, साइज घटाता रहता है। ये सब था। अब आगे बढ़ जाते हैं, चलो बोन मैरो हो गया, थाइमस हो गया, स्प्लीन पर आते हैं। स्प्लीन का लोकेशन याद कर लो, लिवर के जस्ट नीचे है। ठीक है, और ये बीन शेप्ड ऑर्गन होता है। एंड कुछ फंक्शंस आप याद रखेंगे, क्लास 11 में हमने पढ़ा था कि स्प्लीन जो होता है इट एक्ट्स एज ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी। ठीक है, आप एक चीज और याद कर लेंगे क्लास 12 में, इट ऑल्सो एक्ट्स एज रिजर्वोयर ऑफ आरबीसी, आरबीसी को रिजर्व करके रखता है अपने पास। स्क्रीन ट्रैप्स माइक्रोस प्रेजेंट इन ब्लड, साथ ही साथ ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ट्रैप कर लेता है, चिपका लेता है अपने अंदर। तो जो भी ब्लड के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म आराम से घूम रहे हैं, जब वो ब्लड स्क्रीन में पहुंचता है, ठीक है, तो स्क्रीन में पहुंचने के बाद उस ब्लड में जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा उसको स्क्रीन पकड़ लेगा, ट्रैप कर लेगा। ठीक है, ब्लड से निकाल कर अपने पास पकड़ कर रख लेगा। और पकड़ कर क्या करेगा फिर, पकड़ कर उसको मारेगा। ठीक है, तो देखो क्यों कैसे मारता है, तो देखो स्क्रीन कंटेन्स बोथ लिम्फोसाइट्स एंड फैगोसाइट्स, इनके पास लिम्फोसाइट भी है, फैगोसाइट्स भी है। लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडीज बनाते हैं, ठीक है, फैगोसाइट्स क्या करते हैं, फैगोसाइटोसिस करते हैं, खा जाते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, ये लिम्फोसाइट्स और फैगोसाइट्स मिलकर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देते हैं, मार डालते हैं। ठीक है, एंड दैट्स व्हाई हम बोल सकते हैं कि स्प्लीन जो होता है इट एक्ट्स एज अ फिल्टर ऑफ ब्लड टू ट्रैप माइक्रोब से, फिल्टर का काम करता है, ब्लड को फिल्टर आउट, मतलब ब्लड को माइक्रोब से फिल्टर कर देता है, एक तरह से माइक्रोब को साइड कर देता है और ब्लड साफ हो जाता है। एक तरह से ये ब्लड को साफ कर रहा है। ठीक है, हाँ, ये किडनी की तरह नहीं है, किडनी कुछ और करता है, ये कुछ और करता है, हालांकि ये माइक्रोब्स को फिल्टर कर रहा है, फिल्टर आउट कर रहा है ये। During this process, dead RBCs are recycled in स्प्लीन, तो आप जानते हैं कि dead RBCs रिसाइकल होती है, इसलिए इसको ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी है। ठीक है, तो ये स्प्लीन के बारे में कुछ 3-4 पॉइंट हो गया। अब आते हैं हम लोग लिम्फ नोड्स की बात करते हैं, समझ डाउट है किसी को? ऑलराइट, तो चलो लिम्फ नोड्स की बात कर लीजिए। लिम्फ नोड्स देखो, लिम्फ नोड्स आल्सो ट्रैप माइक्रोब्स when act as filter just like skin, तो सेम काम यहाँ लिम्फ नोड्स में करते हैं, ये भी ट्रैप करते हैं माइक्रोब्स को और फिल्टर का काम। इनके पास भी वही सारी चीजें हैं जो आपने भी ऊपर पढ़ी थी। ऐसे नेक्स्ट आ गया मॉल्ट की बात कर लेते हैं। मॉल्ट क्या है, मॉल्ट का फुल फॉर्म पढ़ो, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। म्यूकोसा एसोसिएटेड, तो म्यूकोसा क्या होता है, तो याद रखना कि जो हमारा ऑर्गन सिस्टम है, जो हमारे डिफरेंट टाइप के सिस्टम्स है, जैसे कि मान लो मैं डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करूँ, लेट्स सपोज ये डाइजेस्टिव सिस्टम है, सपोज ये स्टमक है। ठीक है, स्टमक है, स्टमक को अगर आप यहाँ से कट करोगे, जब कट करते हो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर आपको दिखता है कट करने के बाद। ठीक है, अब इसको अगर पूरा फ्रंट से देखोगे, ऐसे गोला मैं फ्रंट बना दे रहा हूँ इस तरह से, तो उसमें आपको 4 लेयर नजर आए, इसमें आपको 4 लेयर्स नजर आएंगे। ठीक है, जो आउटर मोस्ट लेयर होता है दैट इज कॉल्ड सेरोसा लेयर। उसके अंदर चलोगे तो आपको मिलेगा आउटर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, मस्कुलर लेयर, लिखना उतना तो पढ़ना नहीं है, तो मस्कुलर लेयर है, मस्कुलर लेयर नंबर 1। उसके भी अंदर चलोगे तो एक और मस्कुलर लेयर मिलेगा। ठीक है, तो एक और मस्कुलर लेयर नंबर, उसके भी अंदर चलोगे तो तुमको मिलेगा ये लेयर, इसका नाम होता है म्यूकोसा। ठीक है, तो म्यूकोसा लेयर, तो वही म्यूकोसा की बात यहाँ पर कर रहा है। इनर मोस्ट जो लेयर है ये वाला, इसकी जस्ट अंदर की बात अगर मैं करूँ, सबसे अंदर का, तो वहां पर एक ओपन स्पेस या खाली जगह होती है, इसको ल्यूमन कहते हैं, जिसके अंदर से स्टमक के अंदर फूड पास करता है। तो ये एक्चुअल खाली जगह है जिसमें से फूड पास करेगा, और इसके ठीक बाहर का जो स्पेस है दैट इज कॉल्ड म्यूकस। ठीक है, जैसे याद कर लो, स्टमक के 4 लेयर्स हैं, सबसे बाहर का इट इज कॉल्ड सेरोसा, देन 2 मसल के लेयर है, मस्कुलरिस नंबर 1, मस्कुलरिस नंबर 2। ठीक है, एंड देन फाइनली जो सबसे इनर मोस्ट लेयर है इट इज कॉल्ड म्यूकोसा, और यहाँ से म्यूकस निकलता है। ठीक है, इसी म्यूकोसा लेयर के साथ कुछ लिम्फोइड टिश्यू चिपका रहता है, जुड़ा रहता है, एसोसिएटेड रहता है, and इन्हीं को हम एक नाम देते हैं मॉल्ट, म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू।
ठीक है। आगे बढ़ो। द मेजर ऑर्गन सिस्टम्स ऑफ बॉडी कंटेन्स मॉल्ट। जितने भी ऑर्गन सिस्टम्स हैं उनके पास मॉल्ट होता है। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम की बात की है तो यहाँ पर होता है। दे आर कवर्ड बाय म्यूकस लेयर। ठीक है, बिकॉज म्यूकोसा सीक्रेट म्यूकस। ठीक। द म्यूकस ट्रैप्स माइक्रोब्स। ये म्यूकस माइक्रोब को ट्रैप कर लेता है, चिपचिपा होता है तो ये इजिली ट्रैप कर लेता है माइक्रोब्स को दैट एंटर इनटू दिस सिस्टम। तो यहाँ से जो म्यूकस है ये क्या कर रहा है, एक तरह से माइक्रोब्स को ट्रैप कर ले रहा है। और ये कहाँ कहाँ मिलेगा आपको? अच्छा, ट्रैप करने के बाद क्या करेगा? ट्रैप करके उसको मार डालेगा फैगोसाइटोसिस से, या फिर लिम्फोसाइट्स का प्रोडक्शन। ठीक है ना? तो ये कहाँ कहाँ मिलता है आपको? तो ये मिलता है आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम में, डाइजेस्टिव सिस्टम में और यूरोजेनेटल सिस्टम। ठीक है। एंड इट कंसिस्ट अबाउट 50%। ये नीट का क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी आया था स्टेटमेंट वाइज कुछ 3-2 साल पहले के अंदर ही की बात है। इट कंसिस्ट ऑफ अबाउट 50% ऑफ टोटल लिम्फोइड। जितना भी लिम्फोइड टिश्यू अपनी बॉडी में है, लगभग 50% के आसपास उसमें मॉल्ट है। लगभग 50% उसमें मॉल्ट है। ठीक है। ये था। यहाँ से कोई डाउट है किसी को मॉल्ट के ऊपर? लिम्फोइड टिश्यू वाला टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट हो गया। कोई डाउट है किसी को? चलो ठीक है, एक काम करो। अच्छा, मेरा गला थोड़ा सा खराब है, ठीक है, तो मैं अब बोल नहीं पा रहा हूँ, तो ये थोड़ा टॉपिक नेक्स्ट क्लास करेंगे यार, ठीक है। नेक्स्ट वीक करते हैं इसको। और इसमें और मेरे ख्याल से 3 क्लास और लगेगा, 3 से 4 क्लास नेक्स्ट मंथ। 4 क्लास में खत्म करेंगे। अच्छा, जो तुम्हारे बायो सर है उनसे बात हुई? तो वो अब इसके बाद एवोल्यूशन स्टार्ट करेंगे, तो वो जो पढ़ा रहे हैं एवोल्यूशन के बाद फिर वो बायोटेक पढ़ाएंगे। और जो लास्ट यूनिट है उसको मैं देख लूंगा। माइक्रोब्स बचा, विषय माइक्रोब्स में पढ़ा दूंगा, और लास्ट यूनिट में 4 या 3 चैप्टर उसमें बच रहा है जो मैं पढ़ा दूंगा लास्ट में। ठीक? तो ऐसा करके हो जाएगा। और कुछ पूछना है किसी को तो पूछो। ओके, चलो ठीक है। तो ठीक है, फिर एंड करते हैं यार, ठीक है। तो थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।